दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों पूरे देश के अंदर घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 30 दिन का सभी राज्यों को समय दिया कि आप अपने अपने प्रदेशों में जो भी घुसपैठिए हैं उनको निकालो और जो उनका देश है वहां उनको धकेल कर आ जाओ। बीएसएफ से मिलकर यह अभियान चल रहा है। पूरे देश के अंदर जब यह अभियान चलाया जा रहा है, सख्ती के साथ घुसपैठियों की खोज की जा रही है, तो मुश्किल से कुछ हजार ऐसे घुसपैठिए अभी पकड़ में आए हैं। अभी और कड़ा एक्शन करने की जरूरत है, जिसका जो संकेत है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने दिया है। जगदीप धनखड़ ने साफ कर दिया कि अभी सख्ती के साथ इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारी देश की सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा है। जगदीप धनखड़ जी ने देशवासियों को यह भी याद दिलाया कि आप अगर बात करते हो बेरोजगारी की, तो उसका एक कारण ये घुसपैठिए हैं, क्योंकि 20 मिलियन इनकी जो आबादी देश के अंदर अवैध रूप से आई हुई है, ये हमारे हाथ से रोजगार भी लेते हैं। जगदीप धनखड़ जी असल में आपको बताएं, मुंबई में अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। और जब जनसंख्या की बात होती है तो यह बात होती है कि साहब भारत की आबादी, चीन के बाद भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है। इस पर आप ये अगर अध्ययन करें कि भाई अगर जो यहां पर पढ़ा लिखा वर्ग है, वो चाहे किसी भी पंथ को, धर्म को मानने वाला हो, वो सब इस बात को ध्यान रखते हैं कि देश की आबादी नहीं बढ़े, परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं। लेकिन यहां पे जो घुसपैठिए हैं, और वो जो घुसपैठिए आए हुए हैं, चाहे खासतौर पे म्यांमार, चाहे तो बांग्लादेश से, फिर चाहे रोहिंग्या हैं, इनकी अगर आप आबादी देखेंगे तो ये कई गुना बढ़ती है। एक परिवार में 10-10 बच्चे हैं, 4-4 पत्नियां हैं, और ये कहते हैं कि साहब हमें तो देश के कानून से कुछ लेना देना नहीं है, इनको कोई सरकारी नौकरी तो लेनी नहीं है, ये सब्जी की रेहड़ी लगाएंगे, फल की रेहड़ी लगाएंगे, कारपेंटर का काम करेंगे, कूड़ा बीनने का काम करेंगे, लेकिन हमारे देश के जो नागरिक हैं कहीं ना कहीं उनका रोजगार तो छीनते ही हैं। मान लीजिए ये 20 मिलियन जो जिनका जिक्र उपराष्ट्रपति जी ने किया है, 20 मिलियन घुसपैठिए ना होते तो सोचिए इस 20 मिलियन घुसपैठियों में ये 10 मिलियन तो ऐसे होंगे ही जो कारपेंटर का काम कर रहे होंगे, वेल्डर का काम कर रहे होंगे, पुताई पेंट का काम करते होंगे, कोई रेहड़ी लगा रहे होंगे। अब इतने लोग अगर हमारे देश से बाहर हो जाएं, जो कि संभव नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि संभव होगा, क्योंकि अब ये इस कदर घुल मिल गए हैं कि इन्होंने बड़ी साजिशन, यहां पर पूरा नेक्सस काम कर रहा है। किस तरह से ये पूरे परिवार को लेकर के खाली हाथ आते हैं, फिर इनकी पेपर तैयार किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में ज्यादातर इनके पेपर तैयार कर दिए जाते हैं, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड तक बन गए, और उसके बाद इनको देश में अलग अलग हिस्सों में प्लानिंग के साथ बताया जाता है। इनकी लोकल लोग मदद करते हैं, जो एक पूरा गिरोह है, और वो गिरोह फिर इनको काम भी देता है। सबसे सस्ता आसान काम है, आप कबाड़ी बीनने का काम करो। छोटे छोटे इनके बच्चे थैला लेकर के, फटा हुआ एक लेकर के, और निकल लेते हैं। बोरी में कबाड़ा इकट्ठा करा, वो कबाड़ा बीनने वाले, कबाड़ा कलेक्ट करके जो खरीदने वाले हैं, वो भी इन्हीं के लोग हैं। फिर ये बड़े बड़े ट्रकों में उस कबाड़ी को भरकर कंपनियों को बेचते हैं, जहां रिसाइकलिंग होकर के बाकी का काम होता है। और इसीलिए जगदीप धनखड़ जी हमारे देश को चेतावनी के रूप में समझा रहे हैं कि किस तरह से यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप सोचिए कि दिल्ली का शाहीन बाग, वहां बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चला है। मैं जानकर चौंक रहा था कि कैसे वहां चल रहा है, वो तो दिल्ली का एरिया है। पता लगा नहीं, वो दिल्ली का एरिया था ही नहीं। जहां झुग्गी झोंपड़ी बसाई हुई है, वो उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग की जगह है। यमुना नदी के किनारे वो जो जगह थी, वो सिंचाई विभाग की थी, और उस पर इन्होंने अवैध कब्जा करके अपने मकान बना रखे थे। जब मकान तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा तो पता चलता है कि सब बांग्ला भाषा में बात कर रहे हैं, और उनके पेपरों से, उनकी बातचीत से, उनके हाव भाव से और अड़ोस पड़ोस वालों से पूछने से, भाई कब से रह रहे हैं? बोला जी 2 साल हुए हैं, किसी को 5 साल हुए हैं, और बताएंगे मैं 50 साल से रह रहा हूं, मैं तो 30 साल से रह रहा हूं। भाई उसका नक्शा है, वहां वोटर कार्ड है, आपका आधार कार्ड भी बता देता है कब बना है। और इसलिए जगदीप धनखड़ जी ने मुद्दा जो उठाया है, वो वाकई में पूरे देश को चौंकाने वाला है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब इसके साथ सख्ती से काम होगा। इसका मतलब ये जरूर है कि अब सरकार, अभी जो हमें दिख रहा है, ये खाली इतने भर से बात नहीं बनेगी कि 30 दिन का टाइम दे दिया,
जिस राज्य ने जितने वो पकड़ के भेज दिए, बाकी का नहीं। अब मैं दिल्ली के आंकड़े देख रहा था, दिल्ली में अगर ऑन रिकॉर्ड देखोगे तो मुश्किल से 300 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़ करके बांग्लादेश भेजे गए हैं, कुछ डिटेंशन सेंटर में है। लेकिन क्या वाकई में इतनी बड़ी दिल्ली में ये मात्र 300 हैं? उत्तर है नहीं, इनकी संख्या तो 30,000 से भी ऊपर होगी। लेकिन वो क्यों नहीं पकड़ में आ रहे? क्योंकि 20-30 साल पहले से आकर वो यहां रह रहे हैं। 1971 के बाद से उनकी आने की शुरुआत हुई, तब हमने उनको बड़े तरस खा के जगह देना शुरू किया। बाद में वो अवैध घुसपैठ करके आते रहे। और पश्चिम बंगाल में हमेशा जो सरकार रही, चाहे वामपंथी की रही, फिर उसके बाद टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार है, उनको उसमें वोट बैंक दिखाई दिया और उन्होंने उनको आने दिया इस कारण से कि वो हमारा वोट डालेंगे, हमें वोट देंगे। और उसका असर भी दिखता है कि ममता बनर्जी या वामपंथी बस दो ही हैं वहां पर, बीजेपी का आधार नहीं है। क्योंकि बूथ कैप्चर करेंगे, लोगों को डराए धमकाएंगे, हिंसा करेंगे, तो शरीफ आदमी तो वैसे ही छोड़ के चल देता है। पूरी एक बेल्ट पे कब्जा है पश्चिम बंगाल में। तो लोगों को, राजनीतिक लोगों को जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे वोट के चक्कर में, तुम्हारे एमपी एमएलए या पार्षद की पोस्ट के चक्कर में तुम देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हो, तब तक इस देश का कुछ होने का नहीं है। जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि देखिए 20 मिलियन ये प्रवासियों की संख्या है जो राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता को कमजोर बनाता है। जब हमारी सीमा की पवित्रता को अनियंत्रित अवैध प्रवासियों की तरफ से भंग किया जाता है, तो यह कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व और राष्ट्रीय अखंडता का सवाल है। उन्होंने वहां दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा कि ये लोग हमारे राष्ट्रीय संसाधनों पर भारी मांग करते हैं और हमारे हाथ से काम ले लेते हैं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को कमजोर बनाते हैं। तो ये जो है जगदीप धनखड़ जी की जो चिंता है, ये एक तरफ से बता रहा है कि सरकार की मंशा क्या है और इस पर हमें हमारे कानून में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी तक कानून कैसे हैं कि कोई भी अवैध घुसपैठिया अगर यहां पर आ गया है तो उसके लिए कई सारे एनजीओ खड़े हो जाते हैं, यूएन खड़ा हो जाता है, फिर वो यूएनएचआरसी का पेपर ले आते हैं कि साहब हमारे पास तो ये कार्ड है यूएनएचआरसी का, और साहब हमें तो अब अवैध प्रवासी घोषित कर दिया गया है, तरस खाओ। अभी आपने देखा प्रशांत भूषण और उनकी जो एनजीओ है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब इनको कैसे निकाला जा सकता है, ऐसे कैसे निकाला जा सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पिछले दिनों एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई कि साहब जो ये रह रहे हैं कई कई साल से, इनका स्कूल में बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, इनको दवाइयों का अधिकार है, मानवता के नाते इन्हें पानी भी दो, रहने को भी दो। मतलब देश विरोधी ताकतें, पूरी एक्टिव इकोसिस्टम हो जाता है इनके पक्ष में। तो हमारे देश का कानून भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि भाई रहने दो, इनके बच्चों को डालो स्कूल में, इनको दो पानी की व्यवस्था करो, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, मूलभूत सुविधा। कानून में हर दुनिया के देश में इस पे सख्ती है कि अगर कोई अवैध रूप से घुसपैठ करता है तो उसकी एक ही जगह है और वो है जेल। भारत में दुर्भाग्य से पहले की सरकार जो रही, उन्होंने वोट बैंक के चलते, तुष्टीकरण के चलते इन घुसपैठियों को आने दिया, जो आज सिरदर्द बन गए हैं। जितने भी दंगे फसाद होते हैं शहरों में, वो सब के सब उसकी जड़ में ये घुसपैठिए हैं। और इसलिए जगदीप धनखड़ जी ने जो कहा कि इसके खिलाफ हमें सख्ती से काम करना पड़ेगा, ये दिखाई दे रहा है कि अभी कार्रवाई और तेज होगी। तो फिर ऐसे में कानून का परिवर्तन भी होना चाहिए, जिसको जगदीप धनखड़ जी हमेशा उठाते रहे हैं। हमारी न्यायपालिकाओं को भी सोचना चाहिए कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा का मुद्दा जब हो तो उनको फैसला देते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो घुसपैठियों पर कैसा फैसला दे रहे हैं। इस तरफ शायद जगदीप धनखड़ जी का जो कार्यक्रम में बोलना है, वो संदेश न्यायपालिका को ही है, जिनके मन में इन घुसपैठियों के प्रति कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रेम झलकता है। तो कुल मिलाकर अब दिखाई दे रहा है कि एक तरफ गृह मंत्रालय अमित शाह सख्ती से एक्शन ले रहे हैं, कई राज्यों में सख्त एक्शन इनके खिलाफ हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं जगदीप धनखड़ जी ने जो उद्बोधन दिया है, मैं समझता हूं वो हमारे देश की न्याय प्रणाली के लिए वो एक इशारा है, एक संकेत है कि आप जब फैसला दें तो ये ध्यान में रखें कि ये हमारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।